हे दोस्तों, अभी तक हमने द आर्क सीरीज के 2 पार्ट देख लिए हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, जिससे आपको सीरीज समझने में आसानी होगी। अगर आप यहाँ से भी शुरू करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवा ने वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम रिपेयर कर लिया था और इसी के साथ साथ उसने अगले 4 दिनों का पानी भी रिकवर किया था, पर इस पानी के लिए उसे शिप का कूलिंग सिस्टम बंद करना पड़ा, जिस वजह से शिप का इंजन भी बंद हो जाता है। पर इस वजह से सभी लोग निराश हो जाते हैं, पर शैरॉन सभी को हौसला देती है और कहने लगती है कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप सब निराश ना हो। और शैरॉन कैप्टन होने के नाते ऑनलाइन आकर के सभी लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी दे देती है और बताने लगती है कि टेक्निकल खराबी होने की वजह से अगले कुछ घंटों तक हमारा इंजन बंद रहेगा। और इसके बाद वो सभी लोगों को यह भी बता देती है कि अब हम लोगों के पास अगले 4 दिनों का ही पानी बचा हुआ है। वैसे अगर हम लोगों को यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हम लोगों को पानी में और भी कटौती करनी पड़ेगी, जिस वजह से हम लोग इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक बचा सकें। इसे सुनकर के सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से उन पर कटौती हो ही रही है। पर लैन इस बात पर शैरॉन से कहने लगता है, तुम्हें इस बात को नहीं बताना चाहिए था, इसकी वजह से पूरी शिप में हड़कंप मच सकता है। पर शैरॉन कहने लगती है कि कैप्टन होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सबको सच्चाई से अवगत कराऊं। वैसे इन लोगों के पास असल समस्या तो ये है कि इनके पास अगले 4 दिनों का ही पानी है और इसके लिए ईवा ने वाटर रिकवर करने के लिए शिप का कूलिंग सिस्टम भी बंद कर दिया था, क्योंकि इतने पानी के साथ या तो वो शिप को चला सकते थे या तो वो जिंदा रह सकते थे, इसलिए उसने जिंदा रहने का ऑप्शन चूज किया। वैसे लैन शुरुआत से ही शैरॉन के खिलाफ रहता है और वो अभी भी शैरॉन के ही खिलाफ था, पर शैरॉन उससे कहने लगती है, ये कोई तुम्हारी मिलिट्री टीम नहीं है, यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद है या तो वो टेक्नीशियन है या तो वो साइंटिस्ट, इसलिए हम लोग उन्हें मिलिट्री की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वैसे एक स्पेसशिप के अंदर एनर्जी के लिए एक सोलर पैनल का भी सिस्टम होता है और अगर ये सभी लोग शिप को स्टार्ट करके किसी प्लेनेट को खोज भी लेते हैं, उसके बाद भी ये पानी के बिना ही मर जाएंगे, क्योंकि शिप को चलाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। और अगर अब इन लोगों को अपनी शिप को चलाना है तो स्पेस में ही इन्हें कहीं पानी ढूंढना होगा। वैसे जब इन सभी की यह बहस चली रही होती है तभी स्पेसशिप में रेड अलर्ट होने लगता है और उन्हें पता चलता है कि अगले 6 घंटे के अंदर एक उल्कापिंड इनसे टकराने वाला है। अब इनके पास पानी से ही बड़ी समस्या आ गई थी। अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें स्पेसशिप को ऑन करना होगा और स्पेसशिप को ऑन करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता है और इसके साथ कई सारा पानी भी लगेगा, जो कि इनके पास पानी भी नहीं था। और अगर ये पानी का इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो अगले 6 घंटे में स्पेसशिप को किसी भी तरीके से ऑन नहीं कर सकते। अब इनके पास खुदकुशी करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। वैसे ब्रिज पर सभी लोग इस समस्या से लड़ ही रहे होते हैं कि वहीं पर फिलिक्स पहुंच जाता है और लैन से कहने लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। पर इसे सुनकर के लैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि यह सही समय नहीं है, अभी हम सब शिप को और सभी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें बस अपनी इन्वेस्टिगेशन की पड़ी है। पर इसे सुनकर के फिलिक्स को शक होने लगता है कि लैन ही वो किलर है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं पर शुरू कर देता है और कहता है, बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें चाकू के बारे में कैसे पता है। इस वक्त लैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहने लगता है, हमारे शिप पर एक बच्चा मौजूद है जिसके मुंह में कोई भी बात नहीं टिकती, उसी ने मुझे बताया था। वैसे लैन इस वक्त एंगिंग के बारे में बात कर रहा था, जो कि बॉटनी लैब संभालता है, और इसी के साथ लैन फिलिक्स को वहाँ से जाने को कहता है। पर फिलिक्स उससे कहने लगता है कि इस टूटी फूटी शिप में ये ऐसी समस्या तो बार बार आती रहेगी, जिस बात से उन लोगों में तू मैं होना शुरू हो जाती है। पर इसी बीच शैरॉन बोल पड़ती है और फिलिक्स को समझाती है कि यह सही समय नहीं है, अभी हम बड़ी मुसीबत में हैं। वैसे शैरॉन बहुत डिसेंट लड़की है, इस वजह से फिलिक्स भी उसकी बात मान जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर ईवा ये सब नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर के कूलिंग सिस्टम रिपेयर करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो एक बार कूलिंग सिस्टम रिपेयर कर लेती है तो उसी के साथ इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा। पर उनकी कड़ी मशक्कत के बाद भी उनको कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि शिप के कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत लगेगी और उनके पास पानी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल के अंदर जो डॉक्टर है उन्हें अभी तक आराम नहीं किया था, इसलिए उन्हें नींद भी आ रही थी। इसी बीच वो अपने सभी पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट भी चेक कर रही थी। तभी उन्हें दिखाई देता है कि जेम्स की रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। पर इसे पढ़ते पढ़ते उनकी आँख लग जाती है और उसी दौरान उन्हें वहाँ कांच टूटने की आवाज़ आती है, जिसके साथ उनकी आँख खुल जाती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ की सारी दवाइयाँ चोरी हो चुकी है। वैसे यह भी एक बड़ी समस्या है कि स्पेस में अगर लोगों के पास खाना या पानी है और अगर उनके पास मेडिसिन नहीं है तब भी उनकी तबीयत खराब हो सकती है। उसी के बाद डॉक्टर जेम्स को ढूंढने लगती है और उसके पास पहुंच जाती है और डॉक्टर जेम्स को अपना चेकअप करवाने को कहती है, पर जेम्स उसे चेकअप करवाने से मना कर देता है और बताता है कि हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं, अगले 6 घंटे में हम सब मारे जा सकते हैं। पर डॉक्टर उससे कहने लगती है, अगर हम सभी जिंदा बच जाए तो तुम अपना चेकअप जरूर करवा लेना। वैसे जेम्स की रिपोर्ट खोने के पीछे भी एक बड़ा राज है जिसे हम आगे देखने वाले हैं, जिसके लिए आप बने रहिए इस सीरीज़ के अंत तक। पर इतनी बड़ी समस्या को देख करके अलीशा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है
क्योंकि अलीशा सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती थी और इस वक्त उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। उसी दौरान ट्रेन उसके पास आकर के उसे दिलासा देने लगता है और उसे हौसला देने लगता है कि तुम बहुत अच्छी साइंटिस्ट हो, तुम इसका कुछ ना कुछ हल ढूंढ लोगी, बस तुम्हें इस पर स्टडी करने की ज़रूरत है। वैसे ट्रेन की इस इमोशनल बातों को सुन करके अलीशा में मोटिवेशन आ जाता है और वो इस समस्या का हल ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शेरॉन ब्रिज के अंदर सभी काबिल ऑफिसर्स को बुला लेती है, पर इस बार शेरॉन ने एंगिंग को भी बुलाया था और इसी वजह से वो बहुत खुश दिखाई देता है और बातों बातों में ही उसके मुंह से निकल जाता है कि काश हम लोग शिप को भी कार की तरह धक्का दे करके थोड़ा आगे खसका सकते, जिससे हम एस्टेरॉयड के रास्ते से हट जाएंगे और हमारी जान भी बच जाएगी। वैसे यह सब सुन करके जेम्स को एक आइडिया आता है और वो सभी को बताने लगता है कि हम लोग अपने स्पेसशिप को धक्का देकर आगे बढ़ा सकते हैं। और वो बताता है कि हम लोगों के पास शटल मौजूद है जिसका इंजन भी अलग है और उसी की मदद से हम इस स्पेसशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। जेम्स तुरंत ही शटल के अंदर पहुंच जाता है और वह शटल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त शटल का इंजन स्टार्ट नहीं होता। तभी एंगिंग अपनी गलती को मान लेता है और कहता है कि मुझे बायो शटल के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने उन चीज़ों को शटल में से निकाल लिया था। मुझे नहीं पता कि हमें शटल की ज़रूरत भी पड़ेगी। वैसे अब इन लोगों के पास 2 घंटे का ही समय बचा था और उसी बीच उन्हें इस शटल को भी रिपेयर करना था और पूरी शिप को आगे भी खसकाना है। वैसे ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है, पर शेरॉन उससे हार नहीं मानती। अब उनका ये प्लान तो काम नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई दूसरा प्लान ही खोजना पड़ेगा। जिसके बाद ईवा पूरी टीम को लेकर के डिस्कस करने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि लास्ट हमले में शिप को थ्रस्टर मिला था, जिस वजह से शिप थोड़ा सा आगे खसक गई थी। वैसे इसी बातचीत के दौरान इन्हें एक और तरीका मिल जाता है। अगर ये लोग किसी भी तरीके से शिप में ब्लास्ट करके थ्रस्टर पैदा कर लें तो इनकी स्पेसशिप आगे बढ़ सकती है, जिस वजह से एस्टेरॉयड के रास्ते से हट जाएंगे और इनकी जान भी बच जाएगी। पर उसके लिए इनके पास बहुत बड़ी समस्या है कि इस स्पेसशिप में वो इतना बड़ा एक्सप्लोसिव कहाँ से लाएंगे। पर उसी बातचीत के दौरान एंगिंग अपना सुझाव देता है कि मैंने फार्मिंग के दौरान बहुत सारा फर्टिलाइजर इकट्ठा कर लिया था, हम लोग उससे एक बेहतरीन एक्सप्लोसिव बना सकते हैं। उसका आइडिया सभी को अच्छा लगता है और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए शेरॉन इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मंजूरी दे देती है। जिसके बाद ईवा शेरॉन ऑनलाइन ब्लास्ट करने के लिए शिप के उसी पोर्शन में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और उन्होंने पार्टी करने के लिए मेडिकल से ड्रग्स चुरा लिए थे। ये वही ड्रग्स है जो मेडिकल से कुछ समय पहले चोरी हुए थे। इसे देख करके शेरॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। पर इसी बीच वहाँ का एक लड़का कहने लगता है, हम तुम्हारे कोई क्रू मेंबर नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक पैसेंजर की हैसियत से आए थे, इसलिए तुम लोग हम पर हुकूमत नहीं चला सकते। पर शेरॉन उसे पकड़ करके चिल्लाने लगती है। पर शेरॉन का इतना खतरनाक रूप देख करके सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों मिल करके कैलकुलेशन लगाने लगते हैं। उसी बीच एंगिंग वहाँ पर एक्सप्लोसिव लेकर पहुँच जाता है, जिसके बाद उस फर्टिलाइजर बम को वहाँ पर लगा देता है। वैसे इन लोगों को ब्लास्ट करने में डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर इनका ब्लास्ट थोड़ा सा भी गलत होता है तो इनके स्पेसशिप की डायरेक्शन बदल सकती है, जिस वजह से ये और भी दिक्कत में आ सकते हैं। पर अभी इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो ब्लास्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो शिप के एक चैम्बर को उड़ा देते हैं। तभी वह अपने सिस्टम पर चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग एस्टेरॉयड के रास्ते से हट चुके हैं और इसी के साथ एक बार फिर इन सभी की जान बच गई। उसी बीच जेम्स वहाँ पर खुशी के मारे पहुँच जाता है और कहने लगता है, मैंने शटल को रिपेयर कर लिया है। पर उसे देख करके सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही इस मुसीबत को हल कर लिया था। वैसे इनकी समस्या तो दूर हो गई थी, पर इनके पास अभी भी पानी की समस्या बची हुई है। और जब इनकी स्पेसशिप एस्टेरॉयड के रास्ते से हट जाती है तो सभी लोग कैबिनेट में आकर के एस्टेरॉयड को पास से देखने का आनंद लेते हैं। तभी अलीशा को एस्टेरॉयड की टेल दिखाई देती है, जिसे देख करके वो बहुत हैरान हो जाती है और तुरंत ही ब्रिज पर पहुंच जाती है। पर इस दौरान वो अपना टैबलेट वहीं पर छोड़ जाती है, जिसमें ट्रेन कुछ करने लगता है। वैसे यह क्या कर रहा है वो भी हमें आगे पता चलेगा। और जब अलीशा बेस पर पहुंच जाती है तो जेम्स को ये पूरी बात बता देती है, जिसे सुनकर के जेम्स तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई एस्टेरॉयड नहीं, ये बल्कि ये तो एक कॉमेट है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर अलीशा का यह कहना था कि किसी भी एस्टेरॉयड की टेल नहीं होती और जिसकी टेल होती है वो एक कॉमेट होता है। वैसे ये लोग खुश इसलिए होते हैं क्योंकि कॉमेट एक आइस का बना हुआ स्ट्रक्चर है। आइस यानी कि पानी। अगर ये लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। वैसे हो सकता हो ये इन्हें गॉड गिफ्ट ही हो, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में इन्हें पानी मिलना बहुत मुश्किल था। पर उनके पास एक और समस्या है कि वो उस कॉमेट में से पानी को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वो पूरा कॉमेट बर्फ़ का बना हुआ है। अगर उन लोगों ने बर्फ़ को पिघला भी लिया तो वो इतने सारे पानी को स्पेसशिप पे कैसे लाएंगे। तभी ईवा उन सभी को बताती है कि हमें ट्रेनिंग के दौरान स्पेस फ्यूलिंग के बारे में पढ़ाया गया था। वैसे एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम स्पेस में ही किसी स्टेशन से फ्यूल ले सकते हैं और उसी तरीके से ये पानी निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये वही तरीका है जिसमें हम फाइटर पायलट में अपने मिशन के दौरान फ्यूल्स भरते हैं। उसी तरह ये लोग भी उस कॉमेट से पानी निकालने की कोशिश करेंगे।
वैसे इनकी समस्या खत्म ही नहीं होती, क्योंकि कॉमेट इनकी रफ्तार से बहुत तेज चल रहा है और अगर इन्हें उससे पानी निकालना है तो इन्हें भी अपनी शिप को रफ्तार में लाना पड़ेगा। और जब ये दोनों चीज़ पैरेलल में चलेगी तभी ये लोग अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसी दौरान जेम्स सभी से कहने लगता है कि मैंने शटल को रिपेयर कर लिया है, इसलिए हमारी शिप को ले जाने की वहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं, बस मैं अपनी शटल को वहाँ पर लेके जाऊँगा, जिसके बाद वहाँ से हम पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन से सभी को पता चलता है कि जेम्स बहुत ही अच्छा पायलट रह चुका है और वो अपने बैच का नंबर 1 पायलट था, पर 1 साल पहले ही उसे फ्लाइंग से बैन कर दिया गया है। पर अलीशा उससे पूछती है कि इतना अच्छा पायलट एक नेविगेटर क्यों बन गया। वैसे इस सवाल का जवाब तो ट्रेन के पास भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जेम्स भी अपनी शटल में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी स्पेसशिप को घुमा करके कॉमेट के पैरेलल में ले आता है और वो अपनी शटल को लेकर के कॉमेट की तरफ बढ़ने लगता है। बड़ी मशक्कत के बाद वो कॉमेट पर लैंड कर जाता है, जिसके बाद वो ड्रिल की मदद से पानी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान कॉमेट की स्पीड बढ़ जाती है और उसका पाइप भी टूटने लगा था। वैसे अभी तक 90% पानी पूरा हो चुका है, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मात्रा है, पर जेम्स वहाँ से वापस नहीं आता, पर वो 100% पानी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देता है और आखिर तक ही वहीं पर चिपका हुआ रहता है। पर इस वक्त अगर वो वहाँ से नहीं निकला तो उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं इस दौरान पानी भी 100% हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद जेम्स अपनी शिप में पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसके लिए चेयर अप करने लगते हैं और इसी के बाद सभी लोग पानी को शैंपेन की तरह इस्तेमाल करके एंजॉय करने लगते हैं। वैसे इन लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि इन लोगों को भी नहीं पता। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनने क्या गलती की है। जब इन्होंने पानी को कॉमेट से एक्सट्रैक्ट किया तो इन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कॉमेट स्पेस की ठंडाई की वजह से बना है और अगर कोई चीज़ स्पेस में बनी है तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो आगे चल के इनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। पर ये सभी लोग इस बात से अनजान एंजॉय कर रहे थे और इनके पास अब पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए इनका कूलिंग सिस्टम भी ऑन हो चुका है और इसी वजह से ये अपने शिप को चला भी सकते हैं। पर इनके पास अभी भी एक समस्या बाकी है, जो कि खाने की है। वैसे इन लोगों ने इतनी सारी समस्याओं का हल निकाल ही लिया है, तो इसका भी हल निकाल लेंगे। उसी वक्त शेरॉन लैन के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, इस बार की अनाउंसमेंट आप कीजिए। वैसे इस बात को सुनकर के लैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट का काम एक कैप्टन का होता है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट लैन ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके सभी को बता देते हैं, जिसके बाद वो सभी को बताते हैं कि अब पानी पर कोई भी पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्जी से पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी रिपेयर हो चुका है, इसलिए इनका पानी वेस्ट नहीं होगा। जिसे सुनकर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक एक करके नहाने पहुंच जाते हैं। वहीं पर कैट को नहाते वक्त ईवा की रोने की आवाज़ आती है, तभी कैट उसके पास पहुंच जाती है और उसकी मदद करने के लिए उसे अपने रूम में ले आती है। वैसे ईवा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और वो किसी भी हालत में शांत नहीं होती, इसलिए कैट उसे दिलासा देने के लिए अपना एक सीक्रेट उसे बता देती है। दरअसल कैट जब अपने लास्ट मिशन पे गई थी, उसी दौरान यूवी लाइट की वजह से उसकी पूरी स्किन खराब हो गई थी, जिस वजह से उसके बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे, इसलिए कैट हमेशा ही अपने सिर पर विग लगाए रखती है। वैसे कैट ने ईवा को यह बात इसलिए बताई थी क्योंकि वो ईवा के मन की बात जानना चाहती थी। इसके बाद ईवा उसे बताती है कि वो जेस्पर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसे बहुत नफरत भी करती है, क्योंकि उसके वजह से उसका बॉयफ्रेंड मारा गया था। और इसी के बाद ईवा यह भी कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लैन जब कैबिनेट में जा रहा होता है, तभी उसके डिवाइस पर एक मैसेज रिसीव होता है, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज था, जिसमें जेस्पर के कुछ सामान के बारे में बताया गया था। और जब लैन उसके सामान को चेक करने लगता है तो उसी बीच उसे एक चिप मिलती है, जिसके बाद वो उस मेमोरी को अपने ड्राइव में लगा करके चेक करता है। उसी दौरान उसे एक फुटेज दिखाई देती है। वैसे ये फुटेज जेस्पर ने यहाँ पर आने से पहले बनाई थी और उसी फुटेज में एक लड़की बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मार रही होती है और इसी बीच उस लड़की ने एक आदमी की गर्दन भी काट दी थी। और जैसे ही वो लड़की पीछे पलटती है तो वो शेरॉन निकलती है, जिसे देख करके लैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वैसे अगर आप लोगों को अभी तक शेरॉन का कैरेक्टर समझ नहीं आया तो हम आपको यह भी बता दें कि शेरॉन शुरुआत से ही एक मिस्ट्री गर्ल है, क्योंकि हमें पल पल पे उसकी एक नई खूबी देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमारा शक दो लोगों पर आ चुका है। एक तो ईवा है, जो कि जेस्पर की मौत से बहुत खुश थी, और दूसरी हमारी मिस्ट्री गर्ल, जिसने यहाँ आने से पहले इसी तरीके से एक आदमी का मर्डर किया था। वैसे अगर हमें इस स्पेस के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना है तो हमें इसके आगे वाले पार्ट्स देखने पड़ेंगे। तो बने रहिए सीरीज़ के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।